नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के एनसीईआरटी के इस क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी से साइंस शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 6, 7, 8 का साइंस कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी से। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो बहुत बेहतर है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उस क्लास को ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि क्लास 9, 10th का ये जो साइंस है, ये इसकी लेवल जो है थोड़ी सी हाई रहती है। तो बिल्कुल आप क्लास को स्किप मत कीजिए, आप रेगुलर बेसिस पे अब क्लास शुरू कीजिए, क्योंकि कठिन होने के साथ साथ ये लोगों को अक्सर समझ में नहीं आती है। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बेहतर है। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी संस्था से सेम नोट्स जो है बाई कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 9th क्लास का पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर है हमारे सामने हमारे आसपास के पदार्थ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम लोग किसी भी पदार्थ के 3 अवस्था के बारे में जानते हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पदार्थ के भौतिक आधार पर अगर देखा जाए तो इसकी 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन अवस्था होती है। यहाँ पे हम लोग 3 अवस्था से भली भांति परिचित हैं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस है। जबकि प्लाज्मा जो है एक ऐसी अवस्था में है जिसे एक तरह से तरल पदार्थ कह सकते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये जो हैं प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि बोस आइंस्टाइन जो अवस्था होती है, इसकी खोज एसएस बोस ने और आइंस्टाइन ने किया था, इसलिए इसे बोस आइंस्टीन अवस्था कहा जाता है। रासायनिक आधार पर पदार्थ को देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं भौतिक आधार पर जो पदार्थ होते हैं इसकी गुण क्या होती हैं। तो देखिए, जो पदार्थ हैं ये कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, चाहे वो ठोस में हो, द्रव में हो, गैस में हो, किसी भी अवस्था में हो, वह किसी न किसी कण से मिलकर बना है। और इन कणों के बीच में अंतर आणिक बल कार्य करता है। ठीक है। और ये जो अंतर आणिक बल होता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव्य में होता है और सबसे कम गैस में होता है। आप ऐसे समझिए कि ठोस जो वस्तुएं होती हैं, इनमें जो कण होते हैं ये काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसीलिए इसमें अंतर आणिक बल भी बहुत ज़्यादा कार्य करता है। जबकि जो द्रव्य अवस्था में जो वस्तुएं होती हैं, इनके जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनके अंदर जो अंतर आणिक बल कार्य करता है यह थोड़े से ठोस के मुकाबले कम काम करता है। जो गैसीय अवस्था में वस्तु होती हैं, इनके जो कण होते हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच जो अंतर आणिक बल कार्य करता है वो काफ़ी कम होता है या सबसे कम होता है। ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि पदार्थों के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, इसके अंदर कुछ कण है जिससे बना है, तो पदार्थों के जो कण हैं उनके बीच भी खाली स्थान पाया जाता है। और ये पदार्थ के कण हमेशा गति करते हैं। पदार्थ के जो कण होंगे वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते रहते हैं। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि पदार्थ के कण जो गति कर रहे हैं, उसी पदार्थ को अगर हम लोग और तापमान बढ़ा दें तो पदार्थों के बीच जो गति है वो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये जो पदार्थ हैं इनके अंदर जो कण है ये गति तो कर रहे हैं, लेकिन इस पदार्थ की तापमान जैसे ही बढ़ाएंगे इन कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी यह बढ़ जाएगी। इसे आप याद रखिएगा। विसरण की बात करें तो विसरण 2 पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिल जाना विसरण कहलाता है। जैसे कोई भी 2 पदार्थ ले लीजिए और उनके कण अपने आप ही मिल जा रहे हैं, स्वतः ही मिल जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये विसरण है। और विसरण जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, मतलब कि हाई डेंसिटी से लेकर वह लो डेंसिटी की ओर जो है उसका मूवमेंट होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं यानी गर्म करते हैं उस पदार्थ को, तो उसका विसरण सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे पदार्थ के गुण को समझ लीजिए।
तो देखिए पदार्थ का गुण है कि वह स्थान घेरता है, वह स्थान घेरता है। ठीक है, इसके अलावा निश्चित आकार होता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे हम महसूस कर सकते हैं। आप किसी भी पदार्थ को देखे होंगे तो पदार्थ चाहे वह गैस अवस्था में हो, तरल में हो या ठोस में हो, वह स्थान घेरता ही घेरता है। ठीक है, अपने द्रव्य और ठोस को तो देखा है स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से कि वह पदार्थ जो है स्थान घेर रहा है, लेकिन गैसीय अवस्था को नहीं देखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होती हैं वह भी स्थान घेरती हैं, क्योंकि आपने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर में जो गैस भरा होता है वो भी गैसीय अवस्था से में भरा जाता है, और जब गैसीय अवस्था से वो उसमें भरा जाता है तरल पदार्थ में आता है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। अब ये भी याद रखना है कि पदार्थ के गुण ये भी है कि ये जड़त्व के नियम का पालन करते हैं। अब ये जड़त्व का नियम क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे क्लास करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जड़त्व अवस्था में कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और कोई वस्तु वह गति में है तो वह गति में रहना चाहती है। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, और पदार्थ इस नियम को पालन करता है। ठोस के बारे में बात करें तो देखिए ठोस में जो वस्तु होती हैं ये इनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। आप ऐसे समझिए कि अगर एक बोतल को लिए हैं तो वह ठोस हो गया, तो जब भी आप उसे देखेंगे वह उसी शेप में नजर आएगा। इसका मतलब उसका आकार क्या है, एक निश्चित उसका आकार है। आयतन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 लीटर का बोतल लिए हैं, उसमें पानी है, तो हमेशा कहीं भी आप उसे मापेंगे उसका आयतन 1 ही लीटर होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह 1 लीटर हो गया दूसरी जगह 2 लीटर हो गया। द्रव की बात करें तो इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आकार ऐसे कैसे अनिश्चित होता है, तो देखिए अगर 1 लीटर आप पानी लीजिए लोटे में तो वह लोटे का शेप का हो गया। उसी पानी को आप एक बाल्टी में डाल दीजिए तो बाल्टी का शेप में आ जाएगा। उसी पानी को एक बोतल में डाल दीजिए तो वह बोतल के शेप में आ जाएगा। इसका मतलब कि द्रव्य का आकार अनिश्चित है, वह अपना आकार जिस बर्तन में जा रहा है उसी शेप का बना ले रहा है, जबकि उसका आयतन निश्चित है। कैसे, तो आपने 1 लीटर जो पानी लिया वह कहीं भी उसका माप कीजिए वह 1 ही लीटर होगा। ठीक है ना, वह उसका जो वैल्यूम है वो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि एक जगह मापे तो 1 लीटर, दूसरी जगह मापे तो 1.5 लीटर और तीसरी जगह मापे तो आधा लीटर, ऐसा नहीं होगा। गैस की बात करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, यानी अगर 1 केजी गैस लिए तो उसका आकार अनिश्चित कैसे होगा, तो 1 केजी गैस को अगर 1 लीटर के बोतल में रखते हैं तो उसमें उस शेप में आ जाएगा। 1 केजी गैस को किसी और बर्तन में रखेंगे तो उस शेप का हो जाएगा। उसी को अगर हम इस सिलेंडर में भरते हैं तो किसी और शेप में हो जाएगा। मतलब कि गैस को आप जिस अवस्था में रखेंगे, जिस प्रकार के बर्तन में रखेंगे वो उसी प्रकार का शेप ले लेगा। जबकि इसके आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आप ऐसे समझिए कि गैस को अपने बोतल में रखा तो बोतल के शेप में आया, उसको किसी और बर्तन में रखा तो उस शेप में आ गया। उसी को अगर सिलेंडर में रखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वह उसका आकार मतलब कि उसको जगह मिल जाएगा तो फैल जाएगा। मतलब कि वह कम जगह में सिकुड़ कर रह रहा है, ज़्यादा जगह पा रहा है तो फैल जा रहा है। ये गैसिक अवस्था की जो है गुण है, और इसी को हम लोग अनिश्चित आयतन कहा जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ वस्तु की अवस्था दी गई है कि कोई वस्तु कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है और उसे हम गर्मी प्रदान करते हैं यानी उष्मा उसे देते हैं, तब वह द्रव में बदल जाएगा। जैसे बर्फ़ को हम उष्मा प्रदान करें तो वह बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह पानी के रूप में आ जाएगा, यानी द्रव्य के रूप में आ जाएगा। इसी द्रव्य को अगर हम लोग और उष्मा प्रदान करें और उसे गर्मी प्रदान करें तब यह गैसीय अवस्था में आ जाएगा। जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वह भाप बन के उड़ जाता है, इसका मतलब हो कि वो गैसीय अवस्था में आ गया गर्मी के चलते। आप इधर से समझिए तो देखिए गैसीय अवस्था में अगर कोई पदार्थ है और उसे हम ठंडी प्रदान करते हैं, मतलब कि उसे हम लोग ठंडा करते हैं, तब वह द्रव में बदल जाता है। जैसे अगर भाप है और भाप को आप ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे वह द्रव में बदल जाता है। और कोई वस्तु द्रव अवस्था में है और उसे और अधिक ठंडा प्रदान करेंगे, उसे ठंडा करेंगे, शीतलता देंगे, तब वह ठोस में हो जाएगा। जैसे पानी को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, ठंडी उसे देते हैं, तब वो क्या होता है, वो बर्फ़ बन जाता है। तो ये जो है कुछ अवस्थाएं हैं वस्तु की उनका परिवर्तन किस तरह से होता है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन से ऑलरेडी टीआरई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो नोट्स है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टीआरई के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं जितना बार बता सकता हूँ कि महत्वपूर्ण है उतना कम होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ऊर्ध्वपातन से। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन होता क्या है कि अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है और वह डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में चली जा रही है, तब उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ही आप कपूर को ले लीजिए, कपूर जब हम लोग जलाते हैं तो चूँकि जब खरीद के लेके आते हैं तो वो ठोस अवस्था में होता है, उसे जब हम लोग आग लगाते हैं तब जलकर वह डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह कुछ नहीं बचता है उसके बाद। तो जो पदार्थ है वह अगर ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में कपूर का एग्जाम्पल पूछा जा चुका है टीआरई के एग्ज़ाम में। इसके अलावा कपूर के अलावा अमोनिया क्लोराइड है, जिसे हम लोग नौसादर कहते हैं, नेफ्थलीन है, आयोडीन और ड्राई आइस है। ये कुछ एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन के, इसे याद रखिएगा। हम बात करते हैं निक्षेपण के बारे में। तो देखिए, अगर कोई वस्तु गैसीय अवस्था में है और वो डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जाती है, तब कह सकते हैं कि यह निक्षेपण है। ठीक ना, यह निक्षेपण है। आपको याद रखना है कि दाब और बढ़ाने से क्या होगा, दाब के बढ़ाने से और तापमान के घटाने से जो गैस होगा वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। यानी अगर कोई वस्तु गैसीय अवस्था में है तो वहाँ पे दाब बढ़ाएंगे और ताप को कम करेंगे तो क्या होगा, वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। जैसे आपने एलपीजी को देखते हैं, सिलेंडर में जो भरा जाता है एलपीजी पहले क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग दाब बढ़ाते हैं तब वह उस जो सिलेंडर में आना शुरू हो जाता है और वो तरल पदार्थ बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको तापमान भी कम मिलती है और उसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये भी जो लाइन है ये भी टीआरई थर्ड का क्वेश्चन है, यह भी टीआरई थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक ना, और कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। और ये इतना ही से आपकी टीआरई थर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब पेपर उठा के देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, और जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर से मतलब 1 एटमॉस्फेयर होता है, तब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था से मतलब कि द्रव अवस्था में आए बिना गैसीय अवस्था में बदल जाता है। आप ऐसे समझिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी सूखा बर्फ कहते हैं। और जब ये वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है तब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना डायरेक्ट व गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ये है इसकी विशेषता। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है तब वह ठोस अवस्था से अगर वो गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो इसका मतलब कि उसका ऊर्ध्वपातन हो रहा है। अभी हमने कपूर देखा था कि कपूर को जलाए थे तो जलकर डायरेक्ट जो है गैस बन गया था। तो वही कहा जा रहा है कि अगर कोई वस्तु ठोस से गैसीय अवस्था में आ रही है इसका मतलब कि उसमें ऊर्ध्वपातन काम कर रहा है। लेकिन वही वस्तु अगर गैसीय अवस्था से अगर ठोस अवस्था में जा रही है तब यहाँ पे निक्षेपण काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, निक्षेपण। आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगर कोई वस्तु गैसीय अवस्था में है और ये द्रव अवस्था में आ रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पे संघनन हो रहा है। जैसे जो वाष्प होते हैं तो वाष्प को जब हम लोग संघनित करते हैं तब वो द्रव बन जाता है। यही द्रव अगर गैसीय अवस्था में आता है, अगर यही द्रव गैसीय अवस्था में आता है तो इसका मतलब कि उसका वाष्पीकरण हो रहा है। जैसे पानी को गर्म कीजिए तो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाएगा, इसका मतलब कि वहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है। इसी द्रव्य में ध्यान रखिएगा कि अगर जो द्रव्य है इसे हम लोग मतलब कि अगर ये द्रव्य ठोस की अवस्था में आ रहा है इसका मतलब कि वह जम रहा है। ठीक ना, तो वह जम रहा है। आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग पानी को फ्रिज में रखते हैं, बोतल में रखकर, तब वहाँ पे क्या होता है, वह पानी जो है वो बर्फ़ बन जाता है। इसका मतलब कि वह जमकर ठोस बन गया। और ये भी याद रखना है कि अगर कोई ठोस वस्तु है तो उसका जो
संगलन है या उसका गलना जो है यह द्रव्य कहलाता है। मतलब कि ठोस गल के द्रव्य बन जाएगा, जैसे बर्फ बन के पिघलकर पानी बन जाएगा। तो इस अवस्था को याद रखना कि कैसे कोई वस्तु किस प्रक्रिया के द्वारा जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वाष्पीकरण के बारे में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए वाष्पीकरण क्या होता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि किसी पदार्थ का अगर तापमान, उसको तापमान दिया जाए, किसी पदार्थ पर अगर तापमान दिया जाए तो द्रव का जो वाष्पन में परिवर्तित होना वो क्या कहलाएगा, वो वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है क्या कि वाष्पीकरण कैसे होगा। तो देखिए जैसे पानी हो गया, तो कोई भी पदार्थ है अगर उसका क्वथनांक, किसी भी पदार्थ का जो अब चलिए हम लोग वाष्पीकरण को देख लेते हैं। तो देखिए वाष्पीकरण होता क्या है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होना एक वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ, उसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब कि उबलने के जो तापमान है, जिस तापमान पर वो उबलता है, जैसे पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, खौलता है, तो हम कह सकते हैं कि उस पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ का अगर क्वथनांक से कम तापमान पर वह वाष्प में बदल जा रहा है तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे अगर पानी को आप उबाल रहे हैं तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वह उबलेगा, खौलेगा, मतलब कि उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, लेकिन उसके पहले, उबलने से पहले ही वह धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक होता क्या है, तो एक निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य खौलना शुरू करता है क्वथनांक कहलाता है। अभी मैंने बताया जल का उदाहरण देखिए कि अगर हम लोग जल को उबालते हैं तो जिस तापमान पर वह उबलेगा वहीं उसका क्वथनांक हो जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल उबल रहा है, खौल रहा है, तब 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक होगा। अब हम लोग वाष्पीकरण से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए अगर हम किसी सतह क्षेत्र बढ़ाएंगे, किसी भी पदार्थ का अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर 1 लोटे पानी को आप लोटे में रखें तो उसका वाष्पीकरण कम होगा, लेकिन उसी 1 लोटे पानी को आप एक बड़े से थाली में रख दीजिए, तब क्या होगा, तब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया और वह जल्दी से वाष्पित हो जाएगा। वायु की बात करें तो वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तापमान की वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, सूरज निकला हुआ है, तब उसका जो तरल पदार्थ है उसका वाष्पीकरण कम होगा, लेकिन वही उसका तापमान जो 42 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब क्या होगा, अब सूरज की जो रोशनी हो काफ़ी तेज़ आएगी, काफ़ी गर्म होगा और ये जो वाष्पीकरण होगा ये काफ़ी तेज़ी से होगा। आर्द्रता में कमी होने पर भी वाष्पीकरण बढ़ जाता है। जैसे अगर हवा में आर्द्रता कम होगा तब वाष्पीकरण की मात्रा तेज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एसीटोन के बारे में। महिलाएं अक्सर एसीटोन के बारे में जानती हैं, पुरुष को उतना पता नहीं है। कि देखिए एसीटोन होता क्या है कि दरअसल एसीटोन जो है, महिलाएं जो अपने नाखून पे नेल पॉलिश लगाती हैं तो उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए वो लोग अपने नाखून पे एसीटोन लगाती हैं। तो जब हम महिलाएं जो है नाखून पर एसीटोन लगाती हैं तो वह जो एसीटोन अगर उनके हथेली पे गिरता है तो आसपास की हथेली से गर्मी प्रदान करके वह वाष्प के रूप में बन जाता है और उड़ जाता है, और जिसके कारण उनकी हथेली ठंडा महसूस होती है। ठीक है ना, तो ये क्यों होता है, तो सिर्फ ये वाष्पीकरण के कारण हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग मटके में पानी यानी घड़ा में पानी रखते हैं, तो घड़े में जब पानी रखते हैं तो घड़ा का जो बाहरी सतह होता है वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे जो है ये आपको पानी के बूंद दिखाई पड़ते हैं, और वही क्या करता है, पानी को ठंडा करता है। ठीक ना, तो एसीटोन यही काम करता है कि वह आसपास के जो हथेली के जो तापमान है उसे प्राप्त कर लेता है और वाष्प बन के उड़ जाता है और फिर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है ना, और यही काम आपके जो शरीर है उसमें जो है पसीना करता है। जैसे देखते हैं गर्मी होता है तो पसीना निकलता है, और पसीना जब हमारे शरीर पर निकलता है तब क्या करता है, वह वातावरण से गर्मी प्राप्त करके, उष्मा प्राप्त करके वह
वाष्प बन के उड़ जाता है और हमारी शरीर ठंडा हो जाती है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो देखिए प्लाज्मा की खोज जो है ये है इरंगविंग लेगम्यूर हैं, इन्होंने खोज किया था प्लाज्मा का। और यह पदार्थ का आयनित गैसीय अवस्था है। कैसी अवस्था है? तो आयनित गैसीय अवस्था है और सूर्य और तारों में देखने को मिलता है। बोस आइंस्टाइन की अवस्था जो होती है, इसकी खोज एस बोस ने और आइंस्टाइन ने किया था, इसे हमने पहले ही बताया आपको। अब यहाँ पे कुछ राशियाँ दी गई हैं, कुछ मात्रक दिए गए हैं। तो देखिए तापमान को केल्विन में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं और सहती को किलोग्राम में मापते हैं, भार को न्यूटन में मापते हैं, आयतन को घन मीटर में, घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में और दाब को पास्कल में मापा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से चैप्टर नंबर 2 के बारे में। अब देखिए यहाँ से आप बिल्कुल क्लास को कंटिन्यू अच्छे तरह से देखते रहिए। ये चैप्टर जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी वाला है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब देखिए जो भी पदार्थ होते हैं ये 3 अवस्था में होते हैं। इसे हमने पहले देखा, ठोस, द्रव और गैस। 2 अवस्था और होती है, लेकिन मेनली 3 ही अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। और ये जो पदार्थ हैं ठोस, द्रव और गैस, इन्हें हम लोग 2 भागों में विभक्त करते हैं, इसे बांटते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध में भी या तो ये तत्व होंगे या तो यौगिक होंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्व के बारे में। देखिए तत्व का मतलब कि जो तत्व होगा वह सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि तत्व हमेशा अकेले अकेले होते हैं और उसे हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। जैसे जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन पढ़ते हैं, ये सभी क्या है? तत्व है। मतलब कि आप ऑक्सीजन को और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं, वो क्या है? तत्व है, ठीक ना। तो तत्व का मतलब है कि वो अकेला अकेला होता है और उसे और अधिक विभक्त नहीं किया जा सकता, बांट नहीं जा सकता, ठीक ना। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी तत्व कहलाते हैं। मतलब कि ये सिंगल फॉर्म में होते हैं, अकेले होते हैं, ठीक है। यौगिक क्या होता है? तो यही जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में तब यौगिक बनता है। मतलब कि जब तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व, तब यौगिक बनता है। जैसे देखिए H2 और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तब क्या बना? जल बना, ठीक ना। यानी एक निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन और एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन मिला तब जाके जल बना, ठीक ना, H2O बना। तो इसे हम लोग कहेंगे कि यौगिक है। N2O ये भी एक यौगिक है, CO2 ये भी एक यौगिक है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जब तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, ध्यान रखना निश्चित अनुपात होना जरूरी है। तो जब अलग अलग तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब जाकर जो है यौगिक का निर्माण होता है। इतनी बात आप समझ गए हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिश्रण के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध पदार्थ में हमने देखा था यौगिक के बारे में कि यहाँ पे जो तत्व होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण में कहा जा रहा है कि जो भी पदार्थ होंगे उनकी मात्रा अनिश्चित होगा। मतलब कि उनका अनुपात क्या होगा? उनका अनिश्चित अनुपात होता है, ठीक है। और ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, या तो सामंगी मिश्रण होगा या तो विषमांगी मिश्रण होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सामंगी मिश्रण के बारे में। देखिए सामंगी मिश्रण क्या होता है? तो विलयन के गुण हर स्थान पर समान होता है। मतलब कि जो विलयन का गुण होगा वह हर जगह पे एक ही जैसा होगा, ठीक है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सममांगिक जो मिश्रण होते हैं इसमें सभी पदार्थ उसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे चीनी पानी ले लीजिए, तो चीनी और पानी में क्या होगा कि जब पानी में हम लोग चीनी घोलते हैं तो कुछ समय में चीनी घुल जाता है पानी में और सिर्फ हमें पानी ही दिखाई पड़ता है, चीनी दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब कि समांगी मिश्रण में जो विलयन होता है, जो पदार्थ होता है, वह सभी पदार्थ दिखाई नहीं देता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक ना। और ये भी ध्यान रखना कि समांगी मिश्रण में जो विलयन होता है उसे आप छनना के माध्यम से नहीं छान सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जबकि विषमांगी मिश्रण को ध्यान रखिएगा कि विलयन के गुण
आसानी से दिखाई देते हैं। मतलब कि विलयन के जो गुण हैं वो असमान होते हैं, ठीक ना। जैसे कितनाहू मात्रा में आप जो है रेत में पानी, मतलब पानी में रेत मिला सकते हैं। तो पानी और रेत क्या है, एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं, घुल नहीं रहे हैं, वो विषमांगी हो गए। जबकि चीनी पानी घुल गए, मिल गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि वास्तव में इसमें चीनी है कि नहीं है, तब वो समांगी हो गया। और विषमांगी में उसके गुण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। पानी अलग दिख रहा है, चीनी रेत अलग दिख रहा है, तो ये विषमांगी हो गया, मतलब कि मिल नहीं रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए, एक होता है विलयन, एक होता है कोलाइडी और दूसरा होता है निलंबन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विलयन के बारे में। तो देखिए, जितने भी विलयन होते हैं ये सभी विलयन सामंगी होते हैं। क्या होते हैं, सामंगी। और सामंगी के बारे में हम लोग अभी देखा है कि सामंगी में जो है जो विलयन होते हैं उसके सभी पदार्थ दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे चीनी पानी में, चीनी तो घुल गया, अब सिर्फ पानी दिखेगा, और ये सभी जगह एक समान होते हैं। इसे हम लोग पहले से जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो विलयन होते हैं ये सामंगी होते हैं और इनके कण नहीं दिखते हैं। सामंगी के कण नहीं दिखते हैं और कण नीचे तली में नहीं बैठता है। जैसे गिलास में आप विलयन को ले लीजिएगा तो उसके सामंगी विलयन जो होगा उसके कण नीचे तली में कि गिलास के तली में नहीं बैठेगा। और छन्ना पत्र के से जब इसे छानेंगे तब यह आराम से आर पार जा सकता है। ऐसा नहीं कि विलयन है और उसको छन्ना पानी से जब छान रहे हैं, छन्नी से छान रहे हैं, तो उसके कण जो है उस छन्नी में रुक जाएगा, नहीं। जैसे अगर चीनी पानी का घोल है तो आप छन्नी से छानिए तो कभी भी उस पानी से चीनी बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे पानी और चीनी का घोल बताया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि विलयन के कण के व्यास 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। यानी विलयन के जो कण होंगे उसके व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। और ये जो विलयन है, विलयन के उदाहरण दिया है कि अगर हम लोग 30% जिंक में 70% कॉपर डालते हैं तब जाके पीतल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीतल का निर्माण कैसा होता है। तो 30% जिंक रहता है और 70% कॉपर आता है, तब जाके पीतल का निर्माण होता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि यह जो विलयन होते हैं वह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो समझिए कि एक जो है ये गिलास ले लीजिए, गिलास में यहाँ पे आपने जल रख लिया है, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ पे आपने चीनी भी मिला दिया, यानी ये विलयन हो गया, विलयन हो गया। और इस कांच के गिलास में आपने जो विलयन रखा है इसके ऊपर अगर आप टॉर्च मारते हैं तो अगर ये विलयन है तो इस गिलास के माध्यम से प्रकाश जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब कि उस गिलास में प्रकाश जाते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। अगर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है तब तो टिंडल प्रभाव है। जाता हुआ यानी देखिए ऐसे समझिए कि अगर ये जो प्रकाश है, अगर ये जो प्रकाश है डायरेक्ट ऐसे क्रॉस कर जा रहा है, यानी गिलास के होते हुए जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, तब समझिए कि टिंडल प्रभाव है। अगर इस गिलास में बीच में जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, बीच में पता चला कि यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब कह सकते हैं कि यहाँ पे टिंडल प्रभाव नहीं काम कर रहा है, ठीक ना। तो यही बात है कि ये जो विलयन होते हैं इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कोलाइडी के बारे में। देखिए, जो भी कोलाइडी होगा ये विषमांगी होगा। और विषमांगी में आपको बताया गया है कि विषमांगी में जो भी पदार्थ होगा इनकी मात्रा अनिश्चित होगी और इनके जो पदार्थ होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे। तो कोलाइडी क्या होगा, कोलाइडी विषमांगी होगा। यानी आपको ये भी बात समझ में आ गया कि इनकी मात्रा अनिश्चित है और ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि कोलाइडी में विलयन के कण नीचे नहीं दिखते हैं और कण दिखते नहीं है। छन्ना पत्र से आर पार नहीं जा सकते हैं। और इसका उदाहरण दूध है, रक्त है, ये सब क्या है, कोलाइडी है। कोलाइडी का मतलब कि इनकी मात्रा निश्चित नहीं है। जैसे दूध में देखते हैं कि किसी गाय के दूध में जो है उसमें जो मलाई होता है ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। रक्त में जो है अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। तो कोलाइडी का मतलब क्या है कि ये जो है इनकी मात्रा निश्चित नहीं है और ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाते हैं मतलब कि अगर इसमें से हम लोग प्रकाश डालें तो प्रकाश उस गिलास के माध्यम से यानी उस पदार्थ के माध्यम से जाते हुए दिखाई पड़ेगा। निलंबन के बारे में बात करें तो ये भी विषमांगी होते हैं और
ठोस के कण इसमें नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन में ठोस के कण नीचे बैठ जाते हैं। नग्न आँखों से इसे देखा जा सकता है इसके कण को, और आर पार नहीं जा सकते हैं। मतलब कि अगर छन्ना पानी से हम लोग इसको छानेंगे तब यह आर पार नहीं जाएगा। जैसे अगर आपने गिलास में, एक गिलास पानी में अगर आपने कंकड़ पत्थर डाला है तो जब छानेंगे तो छन्नी में कंकड़ पत्थर रुक जाएगा, मतलब कि आर पार नहीं जाएगा। ठीक ना। और अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि ये भी टिंडल प्रभाव दिखाता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले ही जान गए हैं कि प्रकाश की किरण को फैलना, जहाँ पर विलयन में प्रकाश का होता है गमन करते हुए दिखा जा सकता है, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और विलयन में मार्ग दृश्य मतलब कि दिखाई पड़ता है। अब हम लोग कोलाइड विलयन के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में कौन कोलाइड विलयन है, और ये टीआरई 3rd का ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लास 6 से 8th का। ठीक है। और एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे शायद दूध था और रक्त था। तो देखिए ये जो कोलाइड विलयन है, तो कोलाइड विलयन में इसका एग्जाम्पल है कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, फ्रोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, जेली, पनीर, मक्खन, रंगीन रत्न, दूधिया कांच और रक्त। ये जो है कोलाइड विलयन के एग्जाम्पल है। इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि टीआरई 3rd में यहाँ से क्वेश्चन 6 to 8 क्लास में बना हुआ है। आगे बात करते हैं मिश्रण के घटक के बारे में कि मिश्रणों के घटकों का पृथक्करण कैसे होता है। मतलब कि अगर कोई मिश्रण है तो उसे हम लोग कैसे अलग कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए रंग वाले घटक जिसमें डाई जो है नीले अथवा काले रंग की स्याही से वाष्पीकरण के माध्यम से अलग करते हैं। एक बात आप यहाँ पे याद रखना, कि जितने भी रंग वाले घटक होंगे, यानी ये रंग मिला है, वो रंग मिला है, इस रंग को अलग करना है, उस रंग को अलग करना है, यानी रंग वाला अगर मैटर आपको दिख जा रहा है तो आप एक ही चीज़ याद रखना कि हम लोग उसको वाष्पीकरण के माध्यम से अलग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए दूध से क्रीम को अलग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपकेंद्रण विधि लगाते हैं। मतलब कि उसको हम लोग मथते हैं, और मथने का जो क्रिया होती है उसे हम लोग अपकेंद्रण विधि कहते हैं। दो अघुलनशील द्रव्य को मिश्रण को अगर अलग करना है तब समान विधि लगाते हैं। ठीक ना। दो अघुलनशील द्रव्य को क्या करते हैं, समान विधि। जैसे मान लीजिए कि अगर पानी में जो है रेत घुल गया तब क्या करेंगे, तब जो है हम लोग आराम से गिलास को छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, रेत वाला पानी को, और जब जम जाएगा तो पानी को निकाल लीजिए वहाँ से। तो ये समान विधि हो गया। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड की विलयन जो है ये ऊर्ध्वपातन से अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी ऊपर हमने बात किया था ऊर्ध्वपातन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में, जहाँ पे कपूर, नेपथलीन, इसके अलावा अमोनिया क्लोराइड देखे थे। तो देखिए नमक और अमोनिया क्लोराइड की अगर विलयन है तब हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन से इसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया क्लोराइड जलकर वाष्प बन जाएगा और नमक पीछे छूट जाएगी। वॉशिंग मशीन जो है ये भी अपकेंद्रण विधि पर काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो विलयन के संबंध में रंगों के मामलों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। यानी कोई भी विलयन है और उसको पृथक करना है, कोई भी विलयन है और रंगों के बारे में है, मतलब कि ये विलयन इस रंग का है। तो देखिए अगर विलयन के संबंध में रंग के मामलों को अलग करना है तब वहाँ पे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और क्रोमा का मतलब रंग होता है, या अलग अलग रंगों के विलयन को पृथक करने हेतु क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसे आप याद रखना कि अलग अलग विलयन जो रंग है तो रंगों को अलग अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो घुलनशील विलयन को पृथक करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो घुलनशील विलयन मिल गए हैं, जब घुलनशील होगा तो एक दूसरे में घुल जाएंगे, तो अब आप उसे कैसे अलग करेंगे, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है आसवन विधि और दूसरा होता है प्रभाजी आसवन विधि। दोनों अलग अलग हैं। समझिए आसवन विधि होता क्या है कि जब विलयन के द्रवों का क्वथनांक 25 केल्विन से अधिक है, यानी जो विलयन एक दूसरे में मिला है उन दोनों का जो
क्वथनांक है यानी उबलने का जो तापमान है वो 25 केल्विन से अधिक है तब हम लोग उसमें आसवन विधि लगाएंगे। लेकिन अगर उस विलयन का क्वथनांक 25 केल्विन से कम है तब हम लोग प्रभाजी आसवन विधि लगाते हैं। जैसे बात करें वायु से विभिन्न गैस को अगर पृथक करना है, अलग अलग करना है, तब वहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल से उनके अलग अलग घटक को अलग करना होता है, जैसे पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोलतार ये सब अलग अलग निकालना होता है, तो वहाँ भी हम लोग प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, जैसे आपने अगर दो घुलनशील पदार्थ है उसे अलग करते हैं तो इसका नियम दो प्रकार से काम करता है, एक होता है आसवन विधि और दूसरा होता है प्रभाजी आसवन विधि, और दोनों हमने बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पे हम क्रिस्टलीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलीकरण विधि जो होता है यह क्रिस्टल को शुद्ध रूप देने का प्रयास करता है। आप ऐसे समझिए कि वह विधि जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है, यही क्रिस्टलीकरण विधि कहलाता है। जैसे समुद्र के जल से नमक को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अशुद्ध नमक से फिटकरी को पृथक करने की क्रिया ये भी क्रिस्टलीकरण कहलाती है। मतलब कि क्रिस्टलीकरण का मतलब है क्या कि जो भी ठोस पदार्थ है उसको विलयन से अलग करना, पृथक करना, उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे क्वथनांक के बारे में दिया है कि जो ऑक्सीजन होता है इसकी क्वथनांक -183 होती है, अर्गन की क्वथनांक -186 और नाइट्रोजन की -196। अब यहाँ पे जो लाइन दिया है इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट बॉयल ने प्रयोग किया, जबकि एंटोनी लॉरेंस लेवाइजिए ने सन जो है 1743 से 1794 के बीच में जीवित रहे, मतलब कि इनका जीवन काल है, और यही एंटोनी लॉरेंस लेवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दिया। यहाँ पे मैंने आपको दो बात बताया कि रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द को दिया, जबकि एंटोनी लॉरेंस लेवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी, ठीक ना। और उनके अनुसार यानी लेवाइजिए के अनुसार तत्व पदार्थों का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कि उन्हें तत्व के बारे में उन्होंने कहा कि तत्व जो है किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे हम लोग किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन कराएं तो वह जो है अन्य सरल तत्व में अब नहीं टूट सकता है, विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है। कुल, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि कुल 7 उपधातु होते हैं। कितने उपधातु होते हैं? तो कुल 7 उपधातु होते हैं। और कौन कौन है? तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्लेरियम और एस्टीटाइन है। ये सातों जो है उपधातु कहलाते हैं। अब ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट में दिया गया है कि अभी तक 100 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 92 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जबकि 8 जो तत्व हैं ये मानव निर्मित हैं, यानी मानव ने इन्हें बनाया है। गैसीय अवस्था में 11 तत्व पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 11 तत्व पाए जाते हैं। 2 तत्व जिसमें पारा और ब्रोमीन ये कमरे के ताप पर तरल पदार्थ में होते हैं, यानी तरल अवस्था में पाए जाते हैं। पारा और ब्रोमीन ये दोनों तत्व। गैलियम तथा सीजियम तत्व जो हैं ये कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यानी जो गैलियम है और सीजियम है ये तत्व जो है कमरे का जब तापमान 303 केल्विन से थोड़े से ऊपर होता है तब ये दोनों जो तत्व होते हैं ये द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 और 4 आ गया और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग अब देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों एक ही में सम्मिलित किया गया है।
जहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है परमाणु एवं अणु और परमाणु की संरचना, ये चैप्टर नंबर 4 है। अब देखिए परमाणु कहा जा रहा है कि पदार्थों की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। पदार्थों की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है और अणु जो है परमाणु के योग से बनता है। कई परमाणु जब मिलते हैं तब जाके अणु बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हैं कि परमाणु जो है किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और कई परमाणु मिलकर तब एक अणु का निर्माण करते हैं। ये आपने यह देखा कि परमाणु सबसे छोटे होते हैं और कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु से फिर तत्व बनता है और तत्व या तो यौगिक होते हैं या तो मिश्रण होते हैं और यही यौगिक और मिश्रण बाद में पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए महर्षि कनाड ने सबसे पहले ये कहा कि परमाणु अविभाजित है, यानी महर्षि कनाड ने कहा कि जो भी परमाणु होते हैं उससे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम लोग अलग अलग भागों में और नहीं बांट सकते हैं। यह कथन है महर्षि कनाड का। पकुघा कत्याम के कथन को दोहराया। देखिए जो पकुघा ये कत्याम के कथन को दोहरा दिया और लेवाइजे एवं जोजफ एल प्राउस्ट रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। अब यहाँ पे लेवाइजे और जोजफ एल के कुछ दो नियम दिए गए, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इन लोगों ने यानी लेवाइजे और जोजफ ने जो दो नियम दिए, यह दो नियम यह था, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में उन्होंने कहा कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के बाद द्रव्यमान ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। जैसे आपने ऊर्जा के बारे में पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जाता है, बल्कि ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी मतलब कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। ठीक ना, तो यही चीज़ जो है द्रव्यमान में कहा जा रहा है कि जो है द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत में कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के बाद ना तो हम किसी द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही उसे हम खत्म कर सकते हैं। ये पहला नियम था। और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का सिद्धांत। स्थिर अनुपात के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का बना होता है, ठीक ना, तथा इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ये चीज़ उन्होंने बताने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात सदैव जो है 1:8 होता है। जैसे कहा उन्होंने कि देखिए जो जल होता है, जल तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन इसका जो द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 1 होता है और ऑक्सीजन चूँकि 8वें नंबर पर आता है, इसलिए इसका जो द्रव्यमानिक जो अनुपात है वो 1:8 होता है। यह उन्होंने बताने का प्रयास किया। अब डाल्टन के बारे में बात करें तो डाल्टन ने वैज्ञानिक तौर पर यह बताया कि द्रव्यमान कणों से बना है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि जो भी द्रव्यमान है यह कणों के बने होते हैं और इसे ही हम लोग परमाणु कहते हैं। इनके अनुसार रासायनिक अविभाज्य के दौरान न तो किसी सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि डाल्टन ने कहा कि ये चाहे आप किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया कर लीजिए, उसमें ना तो जो है किसी पदार्थ का सृजन हो सकता है और ना ही उसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ये कथन था डाल्टन का। अब देखिए डाल्टन ने परमाणु त्रिज्या को कहा कि हम लोग इसे नैनोमीटर में माप सकते हैं और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ जो है होता है। और आप इसे ऐसे समझ लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? तो जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे क्रिसमस केप या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तरबूज मॉडल किसने प्रस्तुत किया या जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक ना। तो जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया इसी को क्रिसमस केक मॉडल या तरबूज केक मॉडल कहा गया। और इनके अनुसार परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए जे थॉमसन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि परमाणु को भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि धनात्मक तथा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक के इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए जैसे ये मान लीजिए कि एक तरबूजा को काटा गया है, तरबूज को काटा गया है और उन्होंने कहा कि जो तरबूज में जो
बीज दिखाई पड़ता है, तरबूज जब हम लोग काटते हैं और उसमें बीज जो दिखाई पड़ते हैं, तो वह जो बीज है समझिए कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो है धन, और ये जो गोला है वो धनात्मक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस गोले में रहता है, मतलब कि जिस तरह से तरबूज में उसका बीज धंसा होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी उस पदार्थ के बीच में धंसा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसका नाम अल्फा कण प्रकीर्णन था। क्या था, अल्फा कण प्रकीर्णन। क्वेश्चन बन सकता है कि अल्फा कण प्रकीर्णन किसके द्वारा दिया गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा। अब देखिए इनके अनुसार क्या था कि रदरफोर्ड के जो मॉडल था अल्फा कण प्रकीर्णन, तो इसके द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। केंद्रक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इन्होंने सोने की एक पतली चादर ली और लगभग जो 1000 परमाणु के बराबर थी, यानी इतनी जो पतली चादर ली थी जिसमें मात्र 1000 ही परमाणु आ सकते थे। और इनका इस जो है सोने की पतली चादर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जब एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने इस पर कुछ मारना शुरू किया, और जब मारते गए तो उन्होंने कुछ कथन निकाला और कहा कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है। रदरफोर्ड ने कहा कि जो हमने सोने के पतली चादर ली थी और उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि जो परमाणु के भीतर अधिकतर जो भाग होते हैं ये खाली होते हैं। परमाणु के बीच में केंद्रक है जो धन आवेशित है, मतलब कि परमाणु के बीच में केंद्रक न्यूक्लियस पाया तो जाता है लेकिन वो उसमें प्लस चार्ज होता है, धन आवेशित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी जो परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है, जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या है, वो नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, गति करता है, और नाभिक का आकार परमाणु के आकार से कम होता है, यानी नाभिक का जो आकार होगा वो परमाणु के आकार से कम होगा। और इनकी ये जो अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल थी इसकी कुछ कमियां भी रही, जिसके चलते इसे माना गया कि ये फेल हो गया। ठीक है ना। अब कमी क्या रही, तो इलेक्ट्रॉन की गति हेतु ऊर्जा कहाँ से आता है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने यह तो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर गति करता है, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इस मॉडल से परमाणु स्थिरता की व्याख्या नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बोर का परमाणुविक मॉडल के बारे में। अब देखिए जो बोर का परमाणुविक मॉडल है, इस मॉडल को उन्होंने दिया था, तब इस मॉडल के कारण उनको 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। और 1922 में नील्स बोर को परमाणु संरचना पर योगदान हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित जो है कक्षा में चक्कर लगाते हैं और निश्चित ऊर्जा के साथ परमाणु की अंतिम कक्षा भर जाती है। और ये जो परमाणु की जो अंतिम कक्षा है ये भी एक निश्चित जो है निश्चित ऊर्जा के साथ अंतिम कक्षा भर जाती है, और परमाणु स्थिर होता है और कम क्रियाशील होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। परमाणु क्या होता है, परमाणु स्थिर होता है, कम क्रियाशील होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और निश्चित ऊर्जा के साथ जो परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है वो भी क्या होती है, भरी होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके जो मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इन्होंने ये मॉडल दिया और कहा कि सबसे अंदर जो है नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में जो है इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। यानी किसी पदार्थ के जो सबसे अंदर होता है नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। जो प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन ये प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में ये उदासीन होता है, मतलब कि इसके ऊपर ना तो प्लस चार्ज और ना ही माइनस चार्ज होता है। इस बात को याद रखना। और ये जो नील्स बोर थे इन्होंने इस पदार्थ के 4 कोष दिए, 4 सेल दिया, और इन्होंने इस सेल का नाम KLMN और MN रखा और कहा कि K नंबर 1 पे आएगा, L नंबर 2 पे, M नंबर 3 पे और N सबसे जो बाहरी होगा नंबर 4 पे होगा। और फिर उन्होंने कहा
कि ये जो कोष होंगे इसमें जो ये कोष होंगे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, कोषों की संख्या बराबर 2n²। और उन्होंने कहा कि जो के कोष होगा, के सेल होगा, यहाँ पे जब हम लोग 2n के फार्मूला को रखेंगे तो आप जानते हैं कि के नंबर 1 पे आ रहा है, के नंबर 1 पे आ रहा है, तो 2 की जगह पर 2 तो रहेगा, लेकिन n की जगह पर जब हम लोग 1 रखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 आता है। यानी उन्होंने कहा कि के सेल में यानी के कोष में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर उन्होंने एल के बारे में बताया कि जो एल कोष होगा, एल सेल होगा, यहाँ पे उन्होंने इस फार्मूला को रखा और चूंकि एल नंबर 2 पे आ रहा है तब उन्होंने 2 × 2 का स्क्वायर किए, तब ये टोटल 8 आया। उन्होंने कहा कि एल सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एम में उन्होंने कैलकुलेट किया 18 और एन में उन्होंने 32 बताया। लेकिन इसको भी उन्होंने और जो है आगे इसके बारे में बताया और कहा कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। देखिए अभी तक हमने देखा कि एम में 18 रह सकते हैं और एन में 32 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो जो बाहरी कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 ही होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे देखिए ये जो बाहरी सेल है, ये जो बाहरी कोष है, इसमें उन्होंने कहा कि इसमें अधिकतम 8 से अधिक जो है इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बाहरी कोष है। कोई तत्व अपने बाहरी कोष में या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इन्होंने ये भी कहा कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, तब कहते हैं कि तब इसमें हम लोग कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करेंगे। यानी बाहरी कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे या तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए संयोजकता के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि जो जैसे देखिए जो सोडियम है, चूँकि इसमें 11 जो है इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने कहा कि जो 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें हम लोग 2 और 8 में विभाजित कर सकते हैं। यानी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी सेल में 8 रहेंगे, 8 और 10 हो गया, और एक सेल बच गया। तो एक सेल क्या करेगा, यह किसी दूसरे तत्व को दे देगा और यही इसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना। यानी जब किसी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन है या तो वह इलेक्ट्रॉन को देगा या तो लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन दिया या लिया जाता है उसी को संयोजकता कहा जाता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन को देखिए 2 और 8 में हम लोग बांट देंगे, 10 होगा, 10 2 12। तो इसकी जो अंतिम जो कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी संयोजकता हो गई। जबकि देखिए ये जो 16 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 8 6 में बांटें, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 6 तो रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि नियम है कि बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में बच रहा है, या तो यह क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या तो दूसरे किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लें और ये 8 अपना पूरा कर लें। लेकिन आप जानते हैं कि किसी को 6 देना मुश्किल है, लेकिन किसी से 2 प्राप्त करना आसान है। तो यह क्या करेगा, यह किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक ना, यह क्या कहलाएगा, यह संयोजकता कहलाएगा। यह जो है संयोजकता कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना होता है। इसके लिए जितना जोड़ा या घटाया जाए वही इसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना। यानी देखिए ये जितना चाहे हम लोग ले रहे हैं चाहे दे रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहे हम लोग ले रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन चाहे हम लोग दे रहे हैं, यही जो है संयोजकता कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या को हम लोग Z से दर्शाते हैं, और जो परमाणु होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी परमाणु बराबर नाभिक में जितनी संख्या होती है वह परमाणु की संख्या के बराबर होता है। ठीक ना। जबकि द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो इसे हम लोग A से डिनोट करते हैं, और ये जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी A = P + N, यानी द्रव्यमान बराबर परमाणु प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है।
इसीलिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होता है तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड होता है, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं समस्थानिक के बारे में। तो आप ऐसे समझिए कि दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु संख्या समान होता है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको समझना है कि जब दो या दो से अधिक तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। यानी परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक। ठीक ना, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन सा? देखिए, हाइड्रोजन का पावर 1, हाइड्रोजन का पावर 2 और हाइड्रोजन का पावर 3, ये 3 इसके समस्थानिक हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी परमाणु संख्या तो क्या है? समान है, 1 1 1 है, लेकिन इनके जो द्रव्यमान संख्या है वो 1 2 और 3 है। तो वही कहा जा रहा है कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ये जो हाइड्रोजन के जो ये द्रव्यमान संख्या जो 2 है, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और ड्यूटेरियम का जो प्रयोग है D2O यानी भारी जल के मंदक के रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। यानी D2O का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, इसको याद रखना। बात करते हैं हम ट्राइटियम के बारे में, जिसमें हाइड्रोजन के 3 द्रव्यमान संख्या होते हैं, तो इसका प्रयोग जो है रेडियो एक्टिव में किया जाता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक का प्रयोग। रासायनिक का प्रयोग कहाँ होता है? समस्थानिकों का प्रयोग। तो देखिए, जो भी समस्थानिक होते हैं तो इसमें इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो कोबाल्ट जो सिस्टीन होता है, तो कोबाल्ट सिस्टीन का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोबाल्ट सिस्टीन का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। जबकि C14 जो कार्बन 14 होता है, इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। यानी किसी चीज़ की उम्र का पता करना है तो उसको हम लोग कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। AS जो 74 होता है, इसे ट्यूमर का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। और I131 जो होता है, इसे थायराइड के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, अब देखिए, सर्वाधिक समस्थानिक पेट्रोलियम का होता है, किसका? प्लूटोनियम का होता है। सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? प्लूटोनियम का, इसे याद रखना। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब कि यूरेनियम का जो एक समस्थानिक है, इसका जो प्रयोग जो है हम लोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं। इस लाइन को आप बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक ना, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक ना, घेंघा रोग को इलाज में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। यानी जो घेंघा रोग है, इसके इलाज में आयोडीन 131 का प्रयोग होता है। समभारिक के बारे में बात करें तो देखिए, समभारिक में क्या होता है कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान समान होती है। यानी पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कि अगर परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान अलग अलग है, तब वो समस्थानिक होगा। जबकि परमाणु संख्या अलग अलग हो और द्रव्यमान समान हो, इसे समभारिक कहते हैं। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की। ये जो लाइन है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे। और आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे संस्था से जो है इस क्लास के जो नोट्स पढ़ाया जा रहा है, इसे आप बाय कर सकते हैं। और आप क्लास को रेगुलर बेसिस पर करते रहिए। जल्द ही हम लोग ज्योग्राफी जो है शुरू करने वाले हैं NCERT का। थैंक यू। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।